बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं आप? आज हम इंशाल्लाह ताला अपना सेशन देखते हैं जिसमें हम लर्निंग क्या है, लर्निंग थ्योरीज क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है एजुकेशन में, इसको हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लर्निंग क्या है? लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेके आती है, यानी कि चेंज इन बिहेवियर होता है। एजुकेशन क्या है? चेंज इन बिहेवियर। बट लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर that as the results of the experience. All complex behavior is a learned behavior. If we want to predict and explain behavior, we must understand how people are. कहते हैं कि जब हम कोई अपने बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते हैं या बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं, उसकी प्रेडिक्शंस करते हैं, तो सबसे पहले हमें कि बिहेवियर्स को कैसे चेंज किया जाए उसके बारे में लर्न करना पड़ेगा। लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? बिहेवियर्स को चेंज करना। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है विच अकर ऑल द टाइम। देखिए लर्निंग क्या है? सुबह जैसे कि आज इसमें गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, यानी कि लर्निंग फेजेस डिफरेंट है। चाइल्डहुड, एडल्ट, जैसे जैसे वक्त के साथ साथ ओल्ड एज, जैसे जैसे वक्त के साथ स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, उस हिसाब से उसी एक्सपीरियंसेस के साथ उसकी लर्निंग होती है। लर्निंग जो प्रोसेस है वो ज़िंदगी में कभी नहीं रुकता, वो थ्रू ऑल द प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए जो लर्निंग है वो बेसिकली एक कंटिन्यू प्रोसेस है। Learning change attitude of individuals to large extent, and individuals result to any situation or respond to instructions in particular fashion. That fashion or style is caused due to learning. कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल्स को उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, जिस किस्म की सिचुएशन हो, जिस किस्म की आइडियल सिचुएशन हो, स्टाइल हो, फैशन हो, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना। Theoretical approach to learning incorporate behavior, cognitive, and newly emerged social learning theories. And understanding all these theories is attempt to the study of organizational behavior. कहते हैं कि लर्निंग क्या है, बिहेवियरिस्टिक थेरीज क्या है, कॉग्निटिविस्ट थेरीज क्या है, सोशलिस्ट थेरीज क्या है, इन तमाम थेरीज का लर्निंग पे क्या प्रोसेस होता है और क्या लिंक है, ये तमाम इस लर्निंग की थेरीज को डिस्कस करेंगे। क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इन ब्रॉडर सेंस इज ऑर्गेनाइज्ड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिहेवियर्स को उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि प्रैक्टिस से, उसके ट्रेनिंग से उसके बिहेवियर्स को चेंज करना, मॉडिफाई करना। लर्निंग इज द चेंज एंड मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। सबसे पहले कहता है कि लर्निंग क्या है? लर्निंग चेंज है, मॉडिफिकेशन है, बिहेवियर को चेंज करना और उसको मॉडिफाई करना। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक उसकी लर्निंग थेरीज के साथ है। There are three main perspective of learning theories. Basically थ्री जो मेन इसकी लर्निंग की जो थेरीज हैं, थेरीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें उसने जो थ्री बेसिक मेन थेरी हैं उनको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले कि बिहेवियरिज्म वाले क्या कहते हैं, कॉग्निटिविज्म वाले क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म वाले क्या कहते हैं। इन तमाम थेरीज का जो वन बाय वन है उनके साथ क्या लिंक है, बिहेवियर के साथ क्या लिंक है, उनका लर्निंग के साथ क्या लिंक है, इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन करें। सबसे पहले कि बिहेवियरल थेरी, इसमें जॉन बी वाटसन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है। उन्होंने पेवलोव, जिसमें उसने मुख्तलिफ जो लर्निंग को रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस, इन तमाम थेरीज को डिफरेंट स्टाइल में बयान किया हुआ है। लर्नर व्यू एज द पैसिव टोबलरस, उसमें उसने कहना कि जो बिहेवियर है ना, लर्निंग व्यू है, वो एक पैसिव व्यू, लर्निंग जो है ना वो एक पैसिव व्यू है। लर्निंग इज द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ associating the stimulus with response।
कहते हैं कि बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि जो स्टिमुलस हो उससे किसी चीज़ का जो रिस्पॉन्स मिलना होता है वो थ्योरी होती है। यानी कि कोई चीज़ है उसकी तरफ स्टिमुलस के बाद उसका जो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड होता है दैट इज़ द लर्निंग, आल्सो नोन एज द connection vision theory and block box theory. Individuals learns to behave through conditioning. इसमें कहता है कि जो individuals हैं वो अपने according to situation इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। देखें ये बेसिकली जो थ्योरी है इसमें उसने ये बताया कि इंडिविजुअल्स जो है ना वो किसी भी कंडीशन में उसका बिहेवियर से क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई सामने चीज़ रख देते हैं स्टिमुलस हो तो उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, अगर रिस्पॉन्ड है तो स्टिमुलस बिहेवियर क्या होगा, इन तमाम बिहेवियर्स का आपस में क्या कनेक्शन है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को साथ साथ लेकर स्टिमुलस बिहेवियर इन तमाम चीज़ों का लर्निंग इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन उसमें बेसिकली ये कहने का पर्पज़ है कि किसी भी कंडीशन में हर लेवल पे हर लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। जिस किस्म की सिचुएशन होगी उसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअल्स की लर्निंग होती है। टू टाइप ऑफ कंडीशनिंग बेसिकली कंडीशनिंग होती है, एक क्लासिकल विदाउट रीइंफोर्समेंट, एक ऑपरेंट विद रीइंफोर्समेंट। एक क्लासिकल कंडीशन जिसमें रीइंफोर्स सबसे पहले उसने क्लासिकल कंडीशनिंग डेवलप उसमें जिसमें उसने बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज व्हेन एन अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज मैनिपुलेटेड विद अ कंडीशनड स्टिमुलस टू क्रिएट अ कंडीशनल रिस्पॉन्स। उसमें उसने बताया एक एग्जांपल दी हुई है कि कैसे जो डॉग है जब उसको भूख लगी होती है तो उसका खाने की तरफ देख के कैसे रिस्पॉन्ड होता है, और अगर भूख नहीं होती तो उसका तब उसका क्या रिस्पॉन्ड होता है। तो उसने बाज़ अल्फाज में बताया कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या आया तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड क्या आया, और यानी कि फूड की तरफ देख के उसका क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, नेचुरल क्या आया, बेल क्या आया, उसके ऊपर उसने सारी वो डिटेल्स के साथ बताई हुई है कि जब एक उसमें बाज़ अल्फाज में एक डॉग की एग्जाम्पल ली हुई है कि अगर उसको बंद कर दिया जाए, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और खाना हो तो उस वक्त इसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, तो बेल के साथ उसका क्या कनेक्शन होगा। अब अगर वो अनकंडीशनली किसी भी रिस्पॉन्ड के साथ उसको यानी कि खाना भूख भी है, भूख नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर उस वक्त उसकी क्या कंडीशन होती है, उस वक्त जो उसके मुँह से स्टार्वेशन निकली होती है वो क्या होती है। Classical conditioning can be defined as the process in which a formally natural stimulus, when paired with the unconditional stimulus, become a conditioned stimulus that entails a conditioned responses. Pavlov, a psychologist who won Nobel Prize introduced, who win Nobel Prize in introduced Pavlov की ये थ्योरी है जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग को वाज़ेह अल्फाज में एक्सप्लेन किया हुआ था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, द एक्सपेरिमेंट imagined a dog as a subject. Pavlov carried out this experiment in three sequential stages. उसने जो एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसने 3 स्टेजेस में इसको एक्सप्लेन किया था। वो क्या है, इन वन स्टेज ही प्रेजेंटेड नीड अनकंडीशनल स्टिमुलस टू द डॉग, कि वो जो डॉग है उसको अनकंडीशनल उसको प्रेजेंट करा, तो अनकंडीशनल उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। ही नोटेड अ ग्रेट डील ऑफ साइबलेशन, यानी कि गोश्त की तरफ देख के जो डॉग है उसके क्या रिस्पॉन्स है, उसके मुंह से जो साइबलेशन जो पानी निकलता है वो क्या था, क्या साइबलेशन थी, उसे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस की तरफ उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था। तो फिर इन द स्टेज 2 ही ओनली रिंग अप द बेल नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि अगले एक में तो वो सिर्फ गोश्त सामने रख के तो उसकी तरफ मीट सामने रख के उसकी तरफ देखता है कि अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसका, और दूसरी तरफ जब दूसरे स्टेज पे वो बेल करता है कि डॉग की जब बेल के साथ उसके क्या कनेक्शन हो सकता है। Tabby was accompanied the offering of meat to the dog along with the ringing up of the bell. कहता है कि वो इस तरीके से उसको डॉग को करता है, बेल होगी तो उसको खाना मिलेगा। After doing this several times, Tabby bring up only bell. कहता है कि वन टाइम उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट था, बार बार करने से जो उसका रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल डिफरेंट था।
यानी कि एक टाइम पे जो रिस्पॉन्स था दूसरे टाइम पे वो बिल्कुल उससे डिफरेंट रिस्पॉन्स था। वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी अनकंडीशनली जो कहते हैं ना सिचुएशन जो है ना, ज़ाहिर है वो भूख खत्म हो जाती है, फिर उसकी तरफ रिस्पॉन्स जो है ना वो इतना नहीं दे रहा जैसे उसको देना चाहिए। After doing this several times, Pablo brings up only bell without offering up meat to the dog. This time the dog celebrated to the ringing up of the bell alarm. इसमें जस्ट वो कहता है कि इसमें सिर्फ वो बेल के बजने का ही सिर्फ इंतजार करता है। Pablo conclude that dog has become classically conditioned to celebrate response to sound of the bell. कहते हैं कि उसने कहा कि जो कंडीशनल उसका रिस्पॉन्स स्टिमुलस बिहेवियर था ना वो ये था कि वो बेल की तरफ उसका स्टिमुलस बिहेवियर क्या करके उसके क्या रिस्पॉन्ड आएगा। इट विल बी सीन दैट लर्निंग कैन टेक प्लेस अमंगस्ट एनिमल बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स और कनेक्शन। कहता है कि उसने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था कि जो स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है उसका आपस में क्या कनेक्शन है, तो उनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी यही कहा जाता है कि देखिए कंडीशनली इंसान का और अनकंडीशनली जो इंसान का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें बिल्कुल भी रीइंफोर्समेंट नहीं है, उसने सिर्फ जस्ट जो है ना वो एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि क्या उसकी कंडीशनली और अनकंडीशनली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, उनका आपस में क्या कनेक्शन है। Operant conditioning is a controlled response with a reward punishment system according to the behavior. Operant conditioning वाले ये कहते हैं कि जो रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल्ड किया जा सकता है, बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है रिवार्ड से और पनिशमेंट से। यानी कि थ्रू रिवार्ड और पनिशमेंट से जो उसका बिहेवियर का रिस्पॉन्ड है वो कंट्रोल किया जा सकता है। द लर्नर नीड्स रीइंफोर्समेंट टू कीप इंटरेस्ट। कहते हैं रीइंफोर्समेंट से जो लर्नर का उसकी जो इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। देखिए रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव होती है। पॉजिटिव से जब आप कहते हैं कि रिवार्ड से मोटिवेशन मिले तो उसका क्या सीन होता है, और पनिशमेंट से अगर कोई काम करवाना हो तो उसका क्या लर्निंग होगी। इसमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में दोनों किस्म की रीइंफोर्समेंट है, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी और नेगेटिव भी है, रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है। तो उस वक्त उसकी क्या पोजीशन होगी। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द रेपिटेशन ऑफ द बिहेवियर, पनिशमेंट डिक्रीज द चांस ऑफ रेपिटेशन। कहते हैं इसके एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ अ गुड बिहेवियर, कहते हैं इससे जो बिहेवियर है ना वो उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट एंड लर्निंग सिंबल्स, इससे यह है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट से एग्जांपल से समझाएं तो उससे उसकी जो कॉन्सेप्चुअल जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यूज ऑफ टेक्निक्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, कि यानी कि आप किस तरीके से जो टेक्निक्स हैं और पनिशमेंट्स हैं उन टेक्निक्स को आपको यूज़ करने की एप्लीकेशन से पता चल जाएगा कि किस टाइम कौन सा रिस्पॉन्स यूज़ करने से क्या हो सकता है, क्या उसका रिस्पॉन्स होगा। डेली रूटीन एंड एक्टिविटीज़ हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट है, रोल ऑफ लर्निंग है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप किसी भी लर्निंग सिचुएशन में उनको अप्लाई कर सकते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें भी जो डिफरेंट इसके वो प्रोपोनेंट्स वाटमीर स्कॉलर यानी कि ये तमाम जो रिस्पॉन्स ऑफ ब्लॉक बॉक्स थ्योरी, इसका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था। लर्नर व्यू एड एक्टिव पार्टिसिपेंट, इसमें जो कहता है जो लर्नर है वो पार्टिसिपेंट है और वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट जो करते हैं वही होते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सिंबल्स इज द मीनिंगफुल मेमोरेबल वेज। वो कॉग्निटिव वालों का ताल्लुक जरा दिमाग से, वो कहता है कि इस तरीके से बच्चों को इस लर्निंग करवाई जाए कि यानी कि विद एग्जांपल्स हों, किसी चीज़ों के साथ उनको सिंबॉलिक फंक्शंस के साथ किसी चीज़ को एग्जांपल्स के साथ जब बयान किया जाए तो वो लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो लाइफ लॉन्ग उसकी मेमोरी ज़्यादा हो जाती है। If focus on the internal mental process, how they change and how they affect external behavior change, कहता है कि इसका ताल्लुक बेशक इंटरनल मेंटल प्रोसेस के साथ है, जो कॉग्निटिव है उसका बेसिकली ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, लेकिन हम कैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, उनसे कैसे उनका लर्निंग पे क्या इफेक्ट हो सकता है, उनको कैसे बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनका उसमें क्या कनेक्शन है, किस तरीके से उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरीके से उनको चेंज किया जा सकता है। तो इसकी भी जाहिर है कि बहुत बड़ी मीनिंग है। मेंटल प्रोसेस क्या है, कहते हैं कि बेसिकली इनपुट होती है किसी भी किस्म की, फिर वो दिमाग में आपके सेंसरी रजिस्टर होती है।
रजिस्टर के बाद जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके दिमाग में उसकी मेमोरी बन जाती है। जब तक आप किसी भी चीज़ की रिहर्सल नहीं करेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल नहीं होती। देखिए जब आपको फॉर एग्जांपल क्लास में लेक्चर दिए जा रहे हैं, अगर लेक्चर देने से आप उसकी कोई क्लास में अगर उसको कोई एक्टिविटी करवा दी जाएगी तो वो आप जो आपने एक्टिविटी से लर्न कर लिया उससे आपके जो लेक्चर्स के साथ कनेक्शंस की जो एक्टिविटी किसी भी किस्म की होगी उससे आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। वही घर जाके जब आप दोबारा उसको रिपीट करेंगे तो वो जब उसकी रिहर्सल करेंगे नई चीज़ को उसको याद करेंगे तो वो कभी भी आपको नहीं भूलेगी, वो हमेशा आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल हो जाएगी। हमने ये जो काम है किस तरीके से किया। दीज आर फोर लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरिटी क्या है, कॉन्टिन्यूशन क्या है, क्लोजर क्या है, प्रॉक्सिमिटी क्या है, यानी कि तमाम ग्रुप के अंदर तमाम इन तमाम चीज़ों का ज़ाहिर आपस में कनेक्शन होता है कि सिमिलरिटी किसी भी चीज़ के बारे में उसकी लर्निंग क्या हो सकती है, कनेक्शन क्या है, क्लोजर क्या है। फील्ड ऑफ थ्योरी फॉर्टलमैन ने क्या कहा है, लर्निंग इज द एक्विजिशन एंड चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड मोटिवेशन। कहते हैं लर्निंग जो है ना वो एक दिमाग की ऐसी इस तरीके से उनके मॉडिफिकेशन करना है जिससे उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले किसी भी कंपोनेंट से। कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी क्या है, लाइफ स्पेस क्या है, वायलेंस क्या है, बैरियर्स क्या है, मोटिवेशन क्या है, यानी कि आप क्या बेसिकली ज़िंदगी में करना चाह सकते हैं, उसकी बैलेंस क्या है, किस किस्म की मुश्किलात को आपका सामना करना पड़ा है और किस तरीके से आप खुद को बेसिकली मोटिवेट करते हैं अपने जो मेंटल प्रोसेस की जो उसको चेंज करने के लिए। इसकी एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एम्फेसिस ऑन सिचुएशन एज होल के, यानी कि बेसिकली इसका किसी भी सिचुएशन में इसको ज़्यादातर इसको जोर दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, किसी किस्म की भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो जाएं का सामना करना पड़ता है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, जो बैरियर्स हैं उनको कैसे हल करना है। हेल्प टू प्रोसेस ऑफ अनइंटेलिजेंट मेमोरीज, जो आपकी मेमोरीज हैं उनको बेहतर बनाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, आपकी डिफरेंट किस्म की ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के साथ किसी चीज़ों को आप लर्न करेंगे, किसी चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, दिमाग के साथ उसका कनेक्शन होगा, तो उसकी जो ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिव थिंकिंग, नोट रूट लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, हम इसको जो लर्निंग अकॉर्डिंग टू मेंटल प्रोसेस के थ्रू हमें जो करिकुलम है उसको डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। इससे लर्निंग एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी, गोल ओरिएंटेड लर्निंग होगी। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉ पे टोटल जो हमारा मेथडोलॉजी प्रोसेस है वो उसके ऊपर बेस करेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वाले क्या कहते हैं, प्रोपोनेंट्स पियाजे, ब्रूनर एंड वाइगोस्की जो है ना वो बेसिकली हमारे सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज हैं उनका इसके साथ ताल्लुक है। लर्नर viewed as a active process, इसमें भी जो लर्नर अब एक्टिव प्रोसेस में आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू लर्निंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू दी पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। कंस्ट्रक्टिविज्म वाले कहते हैं इनका ज़्यादा वो सोशल जो वाइगोस्की है उसने भी सोशल कहानी बयान की है, ब्रूनर ने भी की है, पियाजे ने लर्निंग स्टेजेस को बड़े अच्छे से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसने इसमें वाज़ेह अल्फाज में ये बताया कि जो लर्निंग है वो इस तरीके से होती है कि जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे भी बंदा लर्न करता है और जो इन्वायरमेंट से उसकी इंटरेक्शन होती है उससे भी लर्न करता है। टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक सोशल है एक कॉग्निटिव। वाइगोस्की, जो वाइगोस्की या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो वाइगोस्की है इसने ज़्यादातर जो सोशल लर्निंग थ्योरीज है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सोसाइटी से जो इंडिविजुअल्स के कनेक्शन है वो किस तरीके से उनको लर्न करता है। सो दिस इम्फेसिस हाउ मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रो इन अ सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि इसका जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि वो यही चाहता है कि जो सोशल कंटेक्स्ट में इंडिविजुअल्स की लर्निंग किस तरीके से होती है। Zone of proximate development. Vygotsky sees zone of proximate development as the area where the most sensitive instruction or guidance should be given. जोन ऑफ अप्रॉक्सीमेटेड डेवलपमेंट मतलब है कि वहाँ ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी। अलोइंग द चाइल्ड टू डेवलप गाइड दे विल देन यूज देयर ओन डेवलपिंग हायर मेंटल फंक्शंस। कहते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत सेंसिटिव सिचुएशन हो वहाँ पे इंडिविजुअल्स को गाइडेंस की ज़रूरत हो
तो वो किस तरीके से जो उस वक्त जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होती है। ज़ाहिर है किसी भी सोसाइटी में जो बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी, किसी भी सोशल इन्वायरमेंट में उसका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट होगा। कोऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन पियाजे है, उसमें पियाजे की थ्योरी है स्कीम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। बेसिकली इसमें जो 4 स्टेजेस लर्निंग की 4 स्टेजेस बताई हुई हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज यानी कि किस तरीके से इनिशियल स्टेज से लेके जो बच्चा है वो किस तरीके से लर्न करता है। उसमें सबसे पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो बाय बर्थ टू 6 मंथ है कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 6 मंथ तक उसकी लर्निंग स्टेज जो है वो क्या होती है, किस तरीके से वो चीज़ों को लर्न करता है। उस वक्त उसका जो आगे जैसे भी करने का उसको क्या रिस्पॉन्ड होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 6 से 2 ईयर्स की एज तक होता है। तो 2 ईयर्स की एज तक जो बच्चा है वो किस तरीके से लर्न करता है, साइकोलॉजिस्ट उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे की लर्निंग स्टेजेस वगैरह क्या होता है, वो कैसी चीज़ों को फ़नी के साथ बोलना शुरू करता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, वो कैसे टॉलरेंस शुरू कर देता है, चलना शुरू करता है, उसकी उस टाइम पे लर्निंग क्या है। कंक्रीट स्टेज ये है कि 2 से 7 ईयर्स तक बच्चे की लर्निंग स्टेज क्या है, यानी कि किस तरीके से जो बच्चा है वो किस तरीके से लर्न करता है। फिर 2 से 12 एंड अबव जो है ना वो उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें उसको वो लॉजिक के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना शुरू हो जाता है, सोसाइटी के साथ उसको लर्न करता है। यानी कि उस वक्त जो उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाता है और वो उन एक्सपीरियंसेस से कैसे सीखता है। लेकिन लर्निंग जो थेरीज हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट जो साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक वो उसका ये है कि बाय बर्थ से लेके एंड तक जो किस तरीके से वो किन चीज़ों के साथ रिलेट करके उन चीज़ों को कैसे लर्न करता है। प्रोसेस दैट एनेबल द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, उसमें उसमें ये 3 चीज़ों को असिमिलेशंस, अकोमोडेशंस एंड इक्विलिब्रेशंस के कैसे शुरू से लेके एंड तक वो चीज़ों को आपस में रिलेट करके किस तरीके से उनकी अकोमोडेशन करता है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करता है, कैसे वो चीज़ों को लर्न करता है। तो इसने ये 4 स्टेजेस में तमाम लर्निंग स्टेज को एक्सप्लेन किया हुआ। इसकी एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यूज ऑफ मैनिपुलेटिव इंटरेक्टिव एंड फिजिकल मटेरियल, सर्च आउट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरवर्ड एक्सपीरियंसेस, इसमें जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत उसको इनकरेज किया जाता है, इनकरेज स्टूडेंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी, यानी कि स्टूडेंट में एक क्रिटिकल थिंकिंग और नई चीज़ों को क्रिएट करने की हैबिट्स जो है वो क्रिएट होती हैं। पुट स्टूडेंट्स इन अ situation that might challenge, provide enough time for students to construct their own meaning, कि वह कैसे जो अपने ओन टाइम पे कैसे वो स्टूडेंट जो है ना उन चीज़ों के साथ सिचुएशंस को प्रोवाइड करते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या है, 4 टाइप की रीइंफोर्समेंट है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सीक टू अचीव अ डिजायरेबल बिहेवियर। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो जो यानी कि बिहेवियर्स की मॉडिफिकेशंस के लिए यूज होता है ज़्यादा। बाय टू डिफरेंट अप्रोचेस वाइल पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन प्रिवेंट अनडिजायरेबल बिहेवियर, उसमें डिजायरेबल बिहेवियर को किया जाता है, यहाँ पे अनडिजायरेबल बिहेवियर को जो उसकी इनकी एक्सटेंशन की जाती है। दीज आर डिस्कस्ड इन ना, इसको डिस्कस किया जाएगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि जिसमें आप कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो रिवार्ड देता है, रिवार्ड्स के थ्रू बिहेवियर्स को मॉडिफाई करता है। हम कोई भी काम करवाते हैं जिससे हम कहते हैं कि अगर ये काम करोगे तो आपको जो है ना ये चीज़ मिलेगी। अगर आप अच्छा काम करोगे, बच्चे कहते हैं अगर आप इतने परसेंट मार्क्स लेके आओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। यानी जो रिवार्ड्स के थ्रू, मोटिवेशंस के थ्रू जो आउटपुट ट्रेनिंग है उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। यानी कि रिवार्ड हम ये रीइंफोर्समेंट बार-बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है ना वो हमेशा रिवार्ड जो है ना वो अगर ऑन द टाइम दिया जाए ना तो उससे जो बिहेवियर्स की मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और उससे ये होता है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो उससे जो इंडिविजुअल्स की बिहेवियर की मॉडिफिकेशन के साथ साथ उनकी आउटपुट जो है ना एफिशिएंसी किसी काम की वो बढ़ जाती है। नेगेटिव, organization acts are committed or omitted for commission,
of desired act, a reward is given, while rewarding can also be given for display behavior of reclaiming and undesired consequences. Both positive and negative reinforcement techniques are for strengthen desired behavior. जैसे कि बाजू का नेगेटिव जो है ना वो इसलिए दिया जाता है कि हार्ड वर्क करवाना या कोई ऐसा फाइनेंशियल तौर पे उनको to get a financial and other reward, but in the later case of reinforcement apply work in such way that do not invite negative comment or agreement from his superiors. In workplace parking कहता है कि इस तरीके से जो है ना देना कि जिसमें स्टूडेंट जो उनको इंस्ट्रक्शन देना सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा लेट जिससे उनके बिहेवियर्स को बेसिकली इसमें इसका पर्पज ये होता है कि जो बिहेवियर्स को है उसको कैसे मॉडिफाई करना है. Punishment. Punishment is awarded of individuals for undesired consequences of behavior. कहता है कि जो undesired situations में जो individuals को अवॉइड की जाती है. It is a method of decreasing frequency of occurrence of unpleasant behavior. कहते हैं punishment वहाँ दी जाती है यहाँ पे unpleasant environment की conditions हो कि कोई ऐसा behaviors को कैसे modify करना है. अगर फॉर एग्जांपल अनप्लेजेंट किस्म की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है तो उस वक्त कैसे उनको चेंज करना है. Corrective in nature and intended to reduce probability of its reoccurrence. Punishment acts as a distance. कहते ये जो बेसिकली इंडिविजुअल्स है ना उनके साथ है कि वो कैसे अनडिजायर्ड एक्ट कर रहे होते हैं जब पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन कलेक्टिवली टू अ ग्रुप. ये ग्रुप में नहीं दी जाती बल्कि इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग टू बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहीं भी आप देख सकते हैं. बेसिकली पनिशमेंट इस तरीके की होनी चाहिए जिससे उनकी डिग्निटी को हार्म किया जाए बल्कि इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर वो पनिशमेंट के बाद उनकी सिचुएशन की जो बिहेवियर्स का उनको किस तरह से मॉडिफाई करें. एक्सटेंशन रेफर्स टू withdrawing of reinforcement to reward so that the happening becomes less frequent and ultimately dies off. The method involves withdrawing positive reinforcement earlier granted. Eliminating any reinforcement is called extension. For example, students are given extra coaching for higher performance over a period of time. This positive reinforcement leads to student increased. कहते हैं कि ये ना वक्त के साथ इस तरीके से करना कि जिससे जो है ना फ्रीक्वेंटली लेस फ्रीक्वेंटली और अल्टीमेटली कम किस्म की हो जिसमें रिवार्ड पहले दे दिया जाए लेकिन उसमें साथ साथ ये कि उसमें एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस स्टूडेंट की भी शो हो रही हो कि किस तरह बिकॉज इज एक्सेप्टेड द एक्सटेंशन वुड भी. कुछ ऐसे लेजी स्टूडेंट होते हैं इग्नोर एन individual in an organization for his unsuitable behavior or ignoring a lazy person in a group of some of the form of extension. एक्सटेंशन यानी कि किसी चीज़ को किसी भी काम का आप कहते हैं कि उसको टाइम देते जाना कि अगर बेहतर इसकी परफॉर्मेंस जो ना और बेहतर हो जाए इसकी परफॉर्मेंस जो और बेहतर हो जाए और बेहतर हो जाए. एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इसमें जो सम ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर्गुमेंट ब्लॉक किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बिहेवियर्स को मॉडिफाई कैसे. यूज ऑफ लॉटरीज टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म. कहते हैं कि लॉटरीज में किस ऐसे किस्म के इनामात नवाजे जाएँ या ऐसे किस्म के उनको इंडिविजुअल्स को कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जिससे जो स्टूडेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ना वो जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाए कम ना हो एब्सेंटिज्म ना हो. इस तरीके से वर्कलोड होना चाहिए कि जो बच्चे एब्सेंटिज्म रिड्यूस अ लार्ज एक्सटेंट एंड वर्कर डिस्प्ले अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी दैट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हाई जॉब सेटिस्फेक्शन. कहते हैं कि अगर एब्सेंटिज्म को कम कर दिया जाए ना तो उससे जो एक तो सबसे पहले कि जॉब की एफिशिएंसी बढ़ जाती है जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है और जो जॉब की प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. वर्क पे वर्क सिक्स पे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हैव अ लीव पॉलिसी. सिक पे यानी कि जैसे कि आपको पता है कि हर इंस्टीट्यूशंस में जो है ना डिफरेंट वो जो लीव्स होती हैं लेकिन विद पे होती हैं. तो अगर आप विद पे थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करेंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे तो उससे जो है ना वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कनेक्शन अपने जो बढ़ जाता है. But if sick leaves can be converted into the payment of the bonus up to certain extent, the employee would choose to avail of financial benefits and would not absent them. कहते हैं कि इस तरह की दे विल इम्प्रूव इस तरीके की वो उनको बेनिफिट्स और दिए जाएं
कि अगर सिक होगा तो उसके अगर फॉर एग्जांपल किसी बीमारी की सिचुएशन में ये होगा तुमको ये बोनस मिलेंगे, उनको ये बोनस मिलेंगे, तो इससे भी जो एम्प्लॉयज़ है ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं वक्त के साथ जो डेवलपमेंट है ना प्रोग्राम सिस्टमेटिकली जो प्री प्लान मैनर्स में अगर कोई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए ट्रेनिंग की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है। और कहीं भी आप टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई सेमिनार्स की कॉन्फ्रेंसेस कोई भी किसी किस्म के वर्कशॉप्स का अरेंज करवा रहे हैं तो उससे जो है ना वो विद करंट अफेयर्स करंट सिचुएशंस के मुताबिक एम्प्लॉयज़ को उसकी काम करने की पोजीशन आ जाएगी। मेंटोरिंग प्रोग्राम, मेंटोरिंग प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए। ज़ाहिर है इससे जो पर्सनैलिटी है वो एक उसमें जो सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ वो भी बढ़ती हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो मेंटोरिंग करनी है उसको किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपने अपने काम के साथ उनको कैसे मेंटोर करना है। डिसिप्लिन देखें ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी सबसे बेस्ट जो उसके फैक्टर है वो प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी को आप कैसे डिक्रीज कर सकते हैं जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा। तो अगर तो आप जो लीडर है ऑर्गेनाइजर है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड है और वो इस तरीके से कमिटेड है कि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डिसिप्लिन्ड है। किसी भी अपने लीडर जो है ना वो कैसे जो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। तो अगर एक मैनेजर जो है ना वो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ यानी कि तमाम चीज़ों को फॉलो करे, टाइमिंग ऑफ द वर्क है, ड्रेस कोड है, डिस्प्ले कार्टून्स है, बिहेवियर है, एक दूसरे अट्रैक्टिंग है, तो उस तरीके से जो काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए सबसे पहले देखिए लर्निंग जो है ना लर्निंग वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप किसी भी अनकंडीशनल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा लर्न कर लेते हैं और बहुत सारे कंडीशन की सिचुएशन से आप नहीं लर्न करते कि आप बाई चांस कहीं जा रहे हैं तो आपकी ऐसी लर्निंग हो जाती है जो लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में शामिल हो जाती है। इसलिए अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।